अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही हम भारत में मुस्लिम हुकूमत की सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। भारत में कब मुस्लिम हुकूमत आई, कौन कौन से मुस्लिम हुक्मरान गुजरे थे, कैसे मुसलमानों ने भारत पर 600-700 सालों तक हुकूमत की और कैसे वो हुकूमत खत्म हो गई। पूरा इतिहास आपके सामने रखा जाएगा। आज की ये वीडियो मोहम्मद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह पर होगी, जिन्होंने सबसे पहले भारत में मुस्लिम हुकूमत कायम की। हालांकि हिंदुस्तान में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कदम रख दिया था, मगर असल मुस्लिम हुकूमत महमूद गजनवी से शुरू होती है। इसीलिए यहीं से हम भारत में मुस्लिम हुकूमत का इतिहास शुरू करेंगे। दोस्तों, भारत में इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही आ गया था, मगर इस्लामी हुकूमत आज से लगभग 1000 साल पहले महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में आई थी। कौन थे महमूद गजनवी? क्यों उन्होंने बार बार भारत पर हमले किए? क्या सच में महमूद गजनवी ने हिंदुओं के सबसे बड़े और सबसे अमीर मंदिर सोमनाथ मंदिर को लूटा था? और क्या उस मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ डाला था? सच कुछ मिनटों में आपके सामने उजागर हो जाएगा। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी शहर में हुआ था। इनके पिता सुबुक्तगिन एक तुर्क गुलाम कमांडर थे। सुबुक्तगिन ने अपनी सलाहियतों से 977 ईस्वी में गजनी शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और एक अलग सल्तनत गजनवी सल्तनत का ऐलान कर दिया। महमूद गजनवी बचपन से ही बहुत होशियार, दिलेर और बहादुर किस्म के थे। वो हर जंग में अपने पिता सुबुक्तगिन के साथ रहते थे। उनकी बहादुरी के किस्से पूरे गजनी शहर में मशहूर थे। महमूद गजनवी दीनी तालीम में भी महारत रखते थे। एक सच्चे पक्के मुसलमान की तरह ही उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की। 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन का जब आखिरी वक्त आया, तब सुबुक्तगिन ने अपने दूसरे बेटे इस्माइल को अपना गद्दी नशी बना दिया, जबकि महमूद गजनवी अपने भाई इस्माइल से ज्यादा बहादुर, काबिल और समझदार कमांडर था। गजनवी सल्तनत पर इस्माइल ने कुछ महीनों तक हुकूमत की, मगर उसकी नाअहली देखकर महमूद गजनवी ने जंग का ऐलान कर दिया और इस्माइल से गजनवी सल्तनत छीनकर अपने हाथों में ले ली। दोस्तों, महमूद गजनवी वो पहला हुक्मरान था जिसने सबसे पहले अपने आप को सुल्तान कहा था। इसके बाद ही मुस्लिम हुक्मरानों को सुल्तान कहा जाने लगा। महमूद गजनवी मालो दौलत ऐशो इशरत से परे एक आम मुसलमान की तरह ही दीन इस्लाम का पाबंद था। उसने अपनी जिंदगी इस्लाम के नाम कर दी थी। उसका हर कदम, उसकी हर जंग सिर्फ अल्लाह के लिए होती थी। यही वजह है कि महमूद गजनवी के नाम से दुश्मनान इस्लाम इतना चिढ़ते हैं। भारत के बहुसंख्यक लोग महमूद गजनवी को लुटेरा, हत्यारा और हिंदुओं का दुश्मन कहते नहीं थकते, जबकि असल इतिहास क्या है इन्होंने कभी नहीं पढ़ा। महमूद गजनवी इतना शानदार हुक्मरान था कि मेरे पास उसकी तारीफ में लफ्ज नहीं है। दोस्तों, महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में गजनवी सल्तनत संभाली और उसी वक्त से उसने अफगानिस्तान के बाकी इलाकों को अपनी हुकूमत में मिलाना शुरू कर दिया। उस समय पाकिस्तान के पेशावर में एक हिंदू राजा जयपाल की हुकूमत थी। राजा जयपाल एक शरारती किस्म का राजा था। उसको जब पता लगा कि अफगानिस्तान में एक नई और कमजोर हुकूमत कायम हुई है, तो राजा जयपाल सुल्तान महमूद गजनवी की सरहदों पर हमले करने लगा। इससे परेशान आकर महमूद गजनवी ने सन 1001 में राजा जयपाल से जंग करने का इरादा कर लिया। राजा जयपाल के पास लाखों की फौज, तो महमूद गजनवी के पास चंद हजारों की फौज। मगर महमूद गजनवी ऐसा अक्लमंद सिपहसालार था कि हारी हुई जंग को भी जीत में बदल देता था। महमूद गजनवी ने पेशावर में घुसकर राजा जयपाल को इतनी बुरी तरीके से हराया कि राजा जयपाल ने हाथों हाथ सरेंडर कर दिया। महमूद गजनवी ने भी राजा जयपाल को 2.5 लाख दिनार के बदले छोड़ दिया। राजा जयपाल के लिए यह हार इतनी शर्मनाक थी कि उसने अपने महल में ही आत्महत्या कर ली। ये महमूद गजनवी का भारत पर पहला हमला था
इसके बाद महमूद गजनवी ने 1002 ईस्वी में सिस्तान को भी फतह कर लिया। इस समय भारत की सिचुएशन कुछ अलग ही थी। भारत के हिंदू राजा टुकड़ों में बंटे हुए थे। हर राजा की अलग अलग हुकूमत थी। हर कोई अपने में मस्त था। भारत के हिंदू राजा थोड़े घमंडी भी थे। मानते थे कि दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। मगर महमूद गजनवी के हाथों राजा जयपाल की हार के बाद सारे हिंदू राजा चौकन्ने हो गए और महमूद गजनवी को रोकने के मंसूबे बनाने लगे। महमूद गजनवी धीरे धीरे हिंदुस्तान को फतह करता आगे बढ़ता चला आ रहा था। राजा आनंदपाल, जो कि राजा जयपाल का बेटा था, वो अपने पिता की हार और आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुल्तान महमूद गजनवी से बदला लेने की तैयारी में लग गया। मगर आनंदपाल को खूब मालूम था कि अगर वो अकेला सुल्तान महमूद गजनवी से टकराया तो यकीनन वो हार जाएगा। इसीलिए राजा आनंदपाल ने, जो एक राजपूत राजा था, उसने आसपास के राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। सन 1008 ईस्वी में राजा आनंदपाल अपनी लाखों की फौज लेकर रवाना हुआ तो दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी भी अपने हजारों फौजियों को साथ लेकर आज के पाकिस्तान के मीरपुर में आ ठहरा। जंग शुरू हुई। सुल्तान महमूद गजनवी की फौज आनंदपाल की फौज पर भारी पड़ने लगी। अचानक जंग के शोर शराबे और आग के गोलों को देखकर आनंदपाल का हाथी बिदक गया और उल्टे पांव भागने लगा। ये देखकर आनंदपाल की सेना को लगा कि हमारा राजा डर गया है और जंग छोड़कर भाग रहा है। इसी वक्त आनंदपाल की सेना भी मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगी और देखते ही देखते सुल्तान महमूद गजनवी ने जंग जीत ली। आपको हैरानी होगी कि इस जंग में महमूद गजनवी की फौज में बहुत सारे हिंदू फौजी और कमांडर भी थे जिन्होंने आनंदपाल के खिलाफ महमूद गजनवी का साथ दिया था। यही वो जंग थी जिसने सुल्तान महमूद गजनवी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और फिर हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम होने से कोई रोकने वाला नहीं था। इस जंग के बाद आनंदपाल ने भी सुल्तान महमूद गजनवी के आगे घुटने टेक दिए और जुर्माना देकर अमन मुआहिदा कर लिया। इसके बाद तो महमूद गजनवी को रोकने वाला कोई नहीं था। महमूद गजनवी धीरे धीरे हिंदुस्तान को फतह करता चला गया और हैरत की बात तो ये थी कि महमूद गजनवी भारत के जिन हिस्सों को फतह करता वहाँ किसी मुसलमान को नहीं बल्कि किसी हिंदू या बौद्ध धर्म को मानने वाले को ही गवर्नर बना देता था। ये इस बात का सबूत है कि महमूद गजनवी को किसी से धर्म के आधार पर नफरत नहीं थी। मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर महमूद गजनवी को हिंदुओं से नफरत नहीं थी तो उसने सोमनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा? सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का बहुत बड़ा और पवित्र मंदिर माना जाता है जो आज गुजरात में स्थित है। उस समय सोमनाथ मंदिर राजनीतिक साजिशों का अड्डा बन चुका था। सोमनाथ मंदिर जाली पंडितों के कब्जे में था और वो पंडित धर्म के नाम पर गरीब हिंदू आवाम से पैसा लूटते थे। जब भारत में सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत आई तो उसी सोमनाथ मंदिर में हिंदू राजाओं की बगावतें जन्म लेने लगी। इन बगावतों को उखाड़ फेंकने के लिए ही महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। सोमनाथ मंदिर के पंडितों ने हिंदू आवाम को मूर्ख बनाने के लिए और पैसा लूटने के लिए मंदिर की छत पर बहुत पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक लगा रखा था, जिससे कि मंदिर की मूर्ति यानी वो शिवलिंग हवा में झूलता रहता था और हिंदू आवाम इसे भगवान का चमत्कार समझती थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस पाखंड को उजागर कर उस शिवलिंग को तोड़ डाला। मंदिर के पंडितों ने उस शिवलिंग में खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात का खजाना छुपाया हुआ था, जिसे महमूद गजनवी ने अपने कब्जे में लिया और वापस गजनी चला आया। सन 1842 ईस्वी में एक अजीब वाकया पेश आया। भारत में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए एक झूठा इतिहास गढ़ा। अंग्रेजों ने कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर उसके दरवाजे जो बहुत कीमती थे उन्हें गजनवी ले जाकर अपनी मजार पर लगवाए थे। अब हम वो दरवाजे वापस लाकर फिर से सोमनाथ मंदिर में लगाएंगे। अंग्रेजों ने गजनी जाकर जबरदस्ती महमूद गजनवी की मजार पर लगे दरवाजों को उखाड़ा और भारत ले आए। जब इन दरवाजों की जांच हुई तो पता चला कि ये तो वो दरवाजे हैं ही नहीं जो सोमनाथ मंदिर में लगे थे।
सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तो चंदन की लकड़ी से बने थे, जबकि अंग्रेजों द्वारा लाए गए गजनी की मजार वाले दरवाजे देवदार की लकड़ी के थे और ये दरवाजे गुजराती या भारतीय डिजाइन के भी नहीं थे। इस वाक़ये से अंग्रेजों की हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की साजिश नाकाम हो गई। गजनी की मजार से लाए गए वो दरवाजे आज भी आगरा के किले में महफूज रखे हुए हैं। अंग्रेजों की ऐसी साजिश से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने महमूद गजनवी का झूठा इतिहास गढ़ा है। हो सकता है कि महमूद गजनवी ने कभी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया ही ना हो, या फिर हमला किया भी था तो हो सकता है मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला सिर्फ इसलिए किया होगा क्योंकि वहां महमूद गजनवी की हुकूमत के खिलाफ बगावतें पनप रही थी, मगर अंग्रेजों ने महमूद गजनवी का झूठा इतिहास लिखकर उसे बदनाम किया है। मुस्लिम हुक्मरानों को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ सेक्युलर और लिबरल लोगों का है। इन्हीं लोगों ने अपने अपने हिसाब से मुस्लिम हुक्मरानों को बदनाम किया। इन सेक्युलर और लिबरल लोगों को इस्लाम से इतनी नफरत है कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान अपने मुजाहिदों को, अपने बुजुर्गों को अपना हीरो मानना छोड़ दे। ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन इस्लाम पर चलना छोड़ दे और हमारे गिरोह में शामिल हो जाए। सेक्युलर और लिबरल गैंग ये चाहती है कि मुसलमान अपने नबी की नहीं बल्कि हमारी बातें माने। हम जिसे सही कहें मुसलमान भी उसे सही कहें, हम जिसे गलत कह दें तो मुसलमान भी आंख बंद करके उसे गलत कहें। यही वजह है कि भारत के इतिहास के हर मुस्लिम हुक्मरानों को ये लोग गलत कहते हैं, जबकि इन लोगों ने कभी भी किसी हिंदू राजा पर उंगली तक नहीं उठाई। वजह सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, सन 998 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत में गजनवी सल्तनत की नींव रखी। महमूद गजनवी की हुकूमत भारत से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक फैली हुई थी। महमूद गजनवी इतना काबिल कमांडर था कि हर जंग में अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देता था। वो एक काबिल, बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान था। वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसी के दरबार से अल-बैरूनी और फिरदौसी जैसी महान मुस्लिम हस्तियां निकली हैं। सन 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी मलेरिया की बीमारी में मुब्तला हो गए और इतना बीमार हुए कि इंतकाल कर गए। महमूद गजनवी के बाद उनकी नस्ल के 18 मुस्लिम हुक्मरानों ने भारत में गजनवी सल्तनत को संभाला और 1163 ईस्वी तक हुकूमत की। इसके बाद गौरी सल्तनत ने भारत में कदम रखा, जिसके बानी थे मोहम्मद गौरी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे मोहम्मद गौरी ने गजनवी सल्तनत को खत्म करके अपनी नई गौरी सल्तनत कायम की। मोहम्मद गौरी वो बादशाह था जो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से पहले तो बुरी तरह हारा और फिर दूसरी ही जंग में पृथ्वीराज चौहान को इस तरह शिकस्त दी कि हिंदुस्तान में राजपूती आन बान शान का नामो निशान मिट गया। आज के इस एपिसोड में हम मोहम्मद गौरी की गौरी सल्तनत पर बात करेंगे। पहले एपिसोड में हमने महमूद गजनवी के बारे में बात की थी। अफगानिस्तान के गजनी शहर से उठकर महमूद गजनवी ने अपनी सल्तनत को उत्तरी भारत के हिस्सों तक फैला दिया था। 1030 ईस्वी में जब महमूद गजनवी की मौत हुई तो गजनवी सल्तनत धीरे धीरे बिखरने लगी और गजनी सल्तनत के हुक्मरानों ने अपनी अपनी अलग सल्तनत का ऐलान कर दिया था। इस वक्त यानी 1100-1200 ईस्वी में इस्लामी दुनिया में खिलाफत अब्बासिया की हुकूमत थी और इधर भारत में कई अलग अलग हिंदू रियासतें थी, जिनमें राजपूतों की रियासतें सबसे ज्यादा ताकतवर तस्वुर की जाती थी। भारत में मुस्लिम हुकूमत की इस सीरीज में हम महमूद गजनवी से लेकर बहादुर शाह जफर तक का इतिहास कवर करेंगे। भारत में गजनवी सल्तनत और गौरी सल्तनत के बाद ममलूक सल्तनत आई थी, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक, सैयद, लोधी और आखिर में बाबर की मुगलिया सल्तनत आई, जिसने भारत का नक्शा ही बदल के रख दिया था। हम एक एक कर सारी सल्तनतों के बारे में बात करेंगे। ये सीरीज देखकर आपको भारत का असली इतिहास समझ में आने वाला है। दोस्तों, अफगानिस्तान में गजनी शहर के पास ही एक और शहर था घोर। घोर की हुकूमत गजनवी सल्तनत के अंडर में थी।
अफगानिस्तान में इस्लाम आने से पहले यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और यही बुद्धिस्ट लोग बाद में मुसलमान बने और घोर शहर में मुस्लिम हुकूमत कायम की। जब गजनवी सल्तनत खत्म होने की कगार पे थी तो घोर की हुकूमत ने भी अपने आप को एक आजाद रियासत होने का ऐलान कर दिया। इस वक्त घोर का बादशाह था बहाउद्दीन शाम। बहाउद्दीन शाम के दो बेटे थे, गयासुद्दीन और मोइजुद्दीन। मोइजुद्दीन जिसका असल नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद, जिसे आज पूरी दुनिया मोहम्मद गौरी के नाम से याद करती है। यही वो जाबाज शख्स था जिसने इस्लामी हुकूमत को अफगानिस्तान के घोर से लेकर पाकिस्तान, ईरान, इराक और उत्तरी भारत तक फैला दिया था। इसी मोहम्मद गौरी ने भारत की सबसे ताकतवर और घमंडी राजपूती हुकूमत को उखाड़ फेंका था। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान के घोर शहर में हुआ था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी बचपन में ही इतना ज़हीन था कि सल्तनत के बड़े बड़े दानिशमंद भी उससे सलाह मशवरा किया करते थे। मोहम्मद गौरी बचपन से ही बहादुर और जबरदस्त कमांडर था। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन गजनी सल्तनत की गद्दी पर बैठा और सुल्तान बन गया, मगर गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी का साथ न छोड़ा और उसे भी अपने साथ सुल्तान बना दिया। इन दोनों भाइयों ने मिलकर फिर ऐसी हुकूमत कायम की कि फिर दुनिया इनके नाम से ही थर थर कांपने लगी थी। इस सल्तनत पर कई लोगों ने कब्जा करने की कोशिशें की, मगर दोनों भाइयों ने मिलकर हर बगावत को कुचल दिया। सिर्फ 10 साल बाद ही यानी 1173 ईस्वी में दोनों भाइयों ने गजनी शहर पर हमला करके उसे फतह कर लिया और गयासुद्दीन ने मोहम्मद गौरी को गजनी का सुल्तान बना दिया। यहाँ से शुरू होता है दुनिया के महान मुस्लिम बादशाह मोहम्मद गौरी का सफर। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का एक ही सपना था, अपनी सल्तनत को फैलाना और इस्लामी हुकूमत कायम करना। इसीलिए मोहम्मद गौरी उठा और अपने भाई गयासुद्दीन के साथ मुल्तान को फतह करने निकल पड़ा। मुल्तान में कर्माटियन जो एक शिया हुकूमत थी, ये हुकूमत खिलाफत अब्बासिया को नहीं मानती थी। इसीलिए 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को फतह कर लिया और कुछ समय बाद ही उच्च जो पाकिस्तान के पंजाब इलाके में है वहाँ भी अपनी फतह का झंडा गाड़ दिया। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने अधिकतर पाकिस्तान के इलाकों को फतह कर लिया था, मगर अभी लाहौर बचा हुआ था। लाहौर में गजनवी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी, मगर सन 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर इतना जबरदस्त हमला किया कि गजनवी सल्तनत की आखिरी सांसें भी खत्म हो गई। लाहौर के साथ ही गजनवी सल्तनत खत्म हो गई और अब बस गौरी सल्तनत ही चारों तरफ हुकूमत में थी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का दिल हमेशा हिंदुस्तान को फतह करने पर मचलता रहता था। सन 1178 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने फैसला किया कि अब हिंदुस्तान को फतह करने का वक्त आ गया है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी छोटी सी सेना लेकर पाकिस्तान की तरफ से भारत के गुजरात में अनहिलवाड़ा रियासत पर हमला कर देता है, मगर वहाँ का हिंदू राजा मुला राजा गौरी को हराकर वापस भेज देता है। ये हार मोहम्मद गौरी की जिंदगी की पहली हार थी और हिंदुस्तान पर पहले हमले में ही उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। गौरी सल्तनत अभी नई नई सल्तनत बनी थी, इसीलिए मोहम्मद गौरी के रिश्तेदार इस सल्तनत पर कब्जा करने के लिए गिद्धों की तरह ताक में बैठे थे। इसीलिए सुल्तान मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान जाकर अपनी सल्तनत को मजबूत करने और अपनी फौज को बढ़ाने में लग गया। वक्त आया 1191 ईस्वी का, जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत कायम करने की ठान ली थी और अपनी फौज को लेकर हिंदुस्तान की ओर निकल पड़ा। सुल्तान मोहम्मद गौरी भारत के खैबर दर्रे से पंजाब तक पहुंच गया और भटिंडा के किले को फतह कर लिया। उस समय किसी किले को फतह करना यानी अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ना माना जाता था। जब यह खबर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को मिली तो पृथ्वीराज चौहान को घबराहट हुई कि अगर मोहम्मद गौरी इसी तरह फतह हासिल करता गया तो वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद गौरी राजपूती हुकूमतों को भी रौंद डालेगा। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर थी। अजमेर पृथ्वीराज की हुकूमत का गढ़ था।
पृथ्वीराज चौहान उठा और अपनी लाखों की फौज, कई हजार हाथी और घुड़सवारों को साथ लेकर निकल पड़ा। इधर मोहम्मद गौरी को भी खबर मिल चुकी थी कि पृथ्वीराज चौहान अपनी भारी भरकम सेना लेकर आ रहा है। सुल्तान मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर हरियाणा के थानेसर से 14 मील दूर तराइन के इलाके में आ ठहरा। पृथ्वीराज चौहान भी तराइन में आ पहुंचा। मोहम्मद गौरी की सेना एक तो पृथ्वीराज चौहान की सेना से बहुत कम थी, दूसरा ये कि पंजाब में जंग के बाद सेना थक हार गई थी और हथियारों की भी कमी आ गई थी। मगर फिर भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से जंग करने पर आमादा हो गया। जंग शुरू हुई। मोहम्मद गौरी की सेना ने शुरुआत में ही पृथ्वीराज चौहान की सेना पर तीर चलाने शुरू कर दिए, मगर इस हमले का पृथ्वीराज चौहान की सेना पर ज्यादा असर न हुआ और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की सेना पर 3 तरफ से हमला कर दिया। मोहम्मद गौरी की फौज कम होने के बाद भी बहादुरी से लड़ती रही। इसी बीच मोहम्मद गौरी का सामना पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद ताई से हो गया। आमने सामने की इस लड़ाई में गोविंद ताई ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया, मगर मोहम्मद गौरी फिर भी लड़ता रहा और गोविंद ताई को भी घायल करके छोड़ा। मोहम्मद गौरी का इतना खून बह गया था कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सेना को लगा कि मोहम्मद गौरी मर चुका है। तब सेना का हौसला टूट गया और मोहम्मद गौरी की सेना मैदान छोड़ने लगी, मगर मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिकों ने किसी तरह मोहम्मद गौरी को उठाया और अफगानिस्तान ले जाकर जान बचाई। इस तरह ये जंग पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। मगर अभी जंग खत्म कहाँ हुई थी, अभी मोहम्मद गौरी वापस आने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के हाथों ये हार मोहम्मद गौरी बर्दाश्त न कर पाया और उसने कसम उठाई कि जब तक पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला ना ले लूं, तब तक नरम बिस्तरों को छोड़ जमीन पर सोऊंगा, शाही खाना और कीमती कपड़े नहीं पहनूंगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी जंगी तैयारियों में जुट जाता है और सिर्फ 1 साल बाद ही 1192 ईस्वी में वही मोहम्मद गौरी, वही जगह और वही पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को खत लिख भेजा कि अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी हुकूमत हमारे सुपुर्द कर दो, वरना जो अंजाम होगा वो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पृथ्वीराज ये सुनकर हंसता है और कहता है कि ये आदमी शायद पागल है, अभी मुझसे हार के गया है और अब मुझे ही धमकी दे रहा है। मगर पृथ्वीराज को इतना अंदाजा हो गया था कि इस बार बात अलग है, क्योंकि इतने कम समय में जंग के लिए वापस आना कोई आम बात नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने घबराहट में अपने आसपास के सभी राजपूत राजाओं को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मगर कुछ राजा पृथ्वीराज के साथ नहीं आए, जिनमें कन्नौज का सबसे ताकतवर राजा राजा जयचंद भी शामिल था। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ क्यों नहीं दिया, इसकी एक वजह थी। असल में पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की बेटी को भगाकर अपने राज्य में ले आता है और शादी कर लेता है। बस इसी बात की खुन्नस में जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। मगर फिर भी पृथ्वीराज चौहान गौरी के खिलाफ 3000 हाथियों के साथ 3 लाख की फौज तैयार करके ले आया, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी के पास सिर्फ 1,20,000 की फौज थी। पृथ्वीराज ने घमंड में सोचा कि इन मुट्ठी भर मुसलमानों को तो वो चुटकी में हरा देगा, मगर इस बार पृथ्वीराज चौहान का घमंड चूर चूर होने वाला था, क्योंकि इस बार मोहम्मद गौरी पूरी जंगी स्ट्रेटेजी के साथ आया था। हरियाणा के उसी तराइन में ये दूसरी जंग होती है जहां पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज की सेना के मुकाबले बहुत कम थी, इसीलिए सीधा हमला करना फिजूल था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने प्लान बनाया और अपनी सेना को 5 टुकड़ियों में बांट दिया। 4 टुकड़ियां तो पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर कर लड़ रही थी, जबकि 5वीं टुकड़ी को मोहम्मद गौरी ने आखिरी वक्त तक बचा कर रखा था। जंग शुरू हुई। मोहम्मद गौरी के तीरंदाजों ने सीधा पृथ्वीराज चौहान के हाथियों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे पृथ्वीराज के हाथी मारे डर के उल्टे पांव तोड़ने लगे और राजपूती सैनिकों को ही रौंदते चले गए। इस मुसीबत को देख पृथ्वीराज चौहान ने जोरों शोर से हमला किया। अचानक मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। ये मोहम्मद गौरी का प्लान था। जब पृथ्वीराज ने देखा कि मोहम्मद गौरी की सेना पीछे हट रही है, तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा करने लगा। इतने में ही मोहम्मद गौरी ने
अपनी बची हुई 5वीं टुकड़ी जो इतनी देर से जंग से अलग थी उसको हमले का हुक्म दे दिया। ये माजरा देख पृथ्वीराज चौहान की सेना हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगी। मोहम्मद गौरी की उस 12,000 की टुकड़ी ने पृथ्वीराज की 3 लाख की फौज को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया और आखिर में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया और ये जंग मोहम्मद गौरी ने फतह कर ली। पृथ्वीराज चौहान की मौत के ताल्लुक से इतिहास में 2 कहानियां मशहूर हैं। एक तो ये कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जंग के मैदान में ही मार गिराया था, जबकि दूसरी ये कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को माफ करके अजमेर का जमींदार बना दिया था। मगर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ धोखा करके बगावत छेड़ दी। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मौत की सजा सुना दी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करना शुरू कर दिया। कई हिंदू राजाओं, खासकर राजपूत राजाओं ने मोहम्मद गौरी के डर से ही उसके सामने घुटने टेक दिए थे। कन्नौज का राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था, मोहम्मद गौरी की जीत के बाद उसके खिलाफ हो गया। मगर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसे भी हराकर कन्नौज पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने आधे हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत का झंडा गाड़ दिया था। मोहम्मद गौरी इतना दानिशमंद था कि पृथ्वीराज को हराकर उसके बेटे को ही अजमेर का शासक बना दिया था, जबकि वो किसी मुसलमान को भी अजमेर की हुकूमत सौंप सकता था। 1202 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन लंबी बीमारी के चलते वफात पा जाता है और फिर गौरी सल्तनत के सरदारान मोहम्मद गौरी को अपना सुल्तान चुन लेते हैं। अब मोहम्मद गौरी सल्तनत का अकेला सुल्तान था। मोहम्मद गौरी का एक खास गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी की सल्तनत का सबसे काबिल और बहादुर कमांडर था। वो मोहम्मद गौरी के साथ हर जंग में शामिल होता था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान की हुकूमत इसी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी और खुद 1206 ईस्वी में वापस अफगानिस्तान जाने लगा। सफर के दौरान मोहम्मद गौरी का काफिला पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में आराम के लिए रुका। मोहम्मद गौरी असर या मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए कि अचानक किसी ने तलवार से इतना तेज वार किया कि मोहम्मद गौरी वहीं शहीद हो गए। कहा जाता है कि यह हमला खोखर जाति के जाटों या इस्माइली शियाओं द्वारा किया गया था, मगर इस बात के अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। मोहम्मद गौरी की हुकूमत 1202 से 1206 ईस्वी तक ही चली। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए गौरी सल्तनत के सरदारों ने मोहम्मद गौरी की मौत के वक्त उनसे पूछा कि आपके बाद हम किसे सुल्तान बनाएं? तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि दीगर सुल्तानों के तो 1 या 2 बेटे होते हैं, मगर मेरे हजारों बेटे हैं। मेरे गुलाम ही मेरी औलादें हैं। मोहम्मद गौरी की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम हुकूमतों में गुलामों को भी अपने बराबर बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे, मगर भारत में हिंदुओं द्वारा दलितों के साथ जो होता था वो इंसानियत को शर्मसार कर देता था। मोहम्मद गौरी के इन जुमलों के बाद गौरी सल्तनत उनके गुलामों में तकसीम हो गई और हिंदुस्तान की हुकूमत आई कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में। अगले एपिसोड में हम मोहम्मद गौरी के इसी गुलाम कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे, जिसने हिंदुस्तान में ममलूक या गुलाम सल्तनत की नींव रखी थी। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है तो गौरी सल्तनत मोहम्मद गौरी के 3 अहम गुलामों ताजुद्दीन यिल्दिज, नसीरुद्दीन कबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक में बंट जाती है। ताजुद्दीन यिल्दिज के हिस्से में गजनी का इलाका आता है, कबाचा को पाकिस्तान का मुल्तान इलाका मिलता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत के कई इलाके मिल जाते हैं। इन तीनों के अलावा मोहम्मद गौरी का एक और सिपह सलार था, बख्तियार खिलजी। ये गुलाम नहीं था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को फतह किया और वहीं अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली। हम हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत को देख रहे हैं, इसीलिए हम ताजुद्दीन यिल्दिज और नसीरुद्दीन कबाचा की बात न करके सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। 1192 की तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी अपने सबसे चहीते सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान के उत्तरी इलाकों की हुकूमत सौंपकर वापस अफगानिस्तान चला जाता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक अपने मालिक मोहम्मद गोरी के नक्शे कदम पर चलकर भारत में मुस्लिम हुकूमत कायम करने में मशगूल हो जाता है। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कैसे एक गुलाम ने भारत में दिल्ली सल्तनत कायम की और अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या वास्ता था? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान इलाके में हुआ था। यह तुर्क कबीले से था। बचपन में ही कुछ ऐसा होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने परिवार से अलग हो जाता है और गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। ईरान के बाजार में एक काजी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेते हैं और उसको तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाते हैं। कुछ ही वक्त बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इतना जबरदस्त तीरंदाज, घुड़सवार और बहादुर जाबाज बनकर उभरता है कि काजी के बेटे उसको गजनी लाकर मोहम्मद गोरी को बेच देते हैं। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक की सलाहियतों को देखकर उसे अपना करीब तरीन गुलाम बना लेता है। आप कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी सुनते जाइए कि कैसे एक गुलाम कहां से कहां तक पहुंचता चला जाता है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की ईमानदारी और वफादारी को देखकर उसे शाही अस्तबल का अधिकारी बना दिया, जिसे अमीर आखुर के नाम से जाना जाता था। कई सालों तक कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ों के अस्तबल को संभालता रहा और एक सिपहसालार की हैसियत से भी वह हर जंग में मोहम्मद गोरी के साथ रहता। एक बार मोहम्मद गोरी अपने गुलामों को इनाम बांट रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में जो इनाम आया उसे उसने अपने गरीब गुलाम साथियों में बांट लिया। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने जब ये माजरा देखा तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दरियादिली से खुश होकर उसे गुलामों का भी सरदार बना दिया। 1192 की तराइन की दूसरी जंग के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजपूतों से जीते गए इलाकों का गवर्नर बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपना गढ़ बनाया और मेरठ व बारा को फतह कर लिया। एक बार सन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बुलावे पर गजनी चला जाता है। ऐबक की गैर मौजूदगी में भारत में पृथ्वीराज चौहान का भाई हरि राजा ऐबक के जीते हुए कुछ राजपूती इलाकों पर कब्जा कर लेता है। मगर जब कुतुबुद्दीन ऐबक वापस हिंदुस्तान लौटता है तो हरि राजा के खिलाफ ऐसी जंग करता है कि हरि राजा बुरी तरह शिकस्त खाता है और अपनी हार को बर्दाश्त न करते हुए हरि राजा आत्महत्या कर लेता है। ये थे राजपूती राजा जो हारते ही बुज़दिलों की तरह आत्महत्या कर लेते थे। असल में राजपूत राजाओं की शानो शौकत झूठ मूठ की शानो शौकत है। राजपूती राजाओं को जब तक कोई असली मर्द मुजाहिद ना मिला था तब तक ये बहादुर थे, मगर जैसे ही मोहम्मद गोरी जैसा मर्द मुजाहिद मिला तो ये कभी खड़े ना हो पाए। हार जाते तो आत्महत्या कर लेते, अपनी औरतों को भी आग में कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर करते। मुगलों से लड़ना ना पड़े इसलिए अपनी औरतों की शादियां मुगलों से करा देते। सच कहूं तो राजपूती राजाओं की बहादुरियां सिर्फ किस्से कहानियों और फिल्मों में मिलती है, असल इतिहास में नहीं। खैर, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखता है और भारत के शक्तिशाली हिंदू साम्राज्यों चाहमांस, गढ़वाल्स, चालुक्याज और चंदेलों को अकेले ही शिकस्त देता चला जाता है और अपनी सल्तनत का दायरा बढ़ाता चला जाता है। सन 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने माउंट आबू में चालुक्य सेना को हरा दिया। इस सेना का राजा था भीम द्वितीय। ये वही भीम द्वितीय था जिसने 1178 में अनहिलवाड़ा में कसारदा की जंग में मोहम्मद गोरी की छोटी सी सेना को हराकर अपने आप को भारत का सम्राट समझ लिया था। ठीक 20 साल बाद 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को हराकर मोहम्मद गोरी की हार का बदला लिया। राजा भीम द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक का सामना नहीं कर पाया और डरकर शहर छोड़कर भाग गया। ये भी राजपूती राजा था। 1197-98 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर प्रदेश के बदायूं को फतह किया और गढ़वालों की राजधानी वाराणसी पर भी फतह हासिल की। 1198-99 में चंदावर और कन्नौज पर भी अपना अधिकार जमा लिया। 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मौत हुई तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गोरी के सिपहसालार यानी सेनापति की हैसियत से हुक्मरानी कर रहा था। मगर मोहम्मद गोरी की मौत के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान ना कहकर
मोहम्मद गोरी का गुलाम ही कहा और कहा कि मैं सुल्तान मोहम्मद गोरी का सिपहसालार हूँ, ना कि कोई सुल्तान। जरा इस वफादारी का अंदाजा लगाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी अलग रियासत कायम कर ली थी, मगर फिर भी मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसने मोहम्मद गोरी की जगह लेने की कोशिश नहीं की। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक यानी राजा कहा जाने लगा। भले ही वो हुक्मरान था, मगर कागजी तौर पर वह एक गुलाम था, और गुलाम होते हुए वह वो सारे काम नहीं कर पाता था जो एक सुल्तान कर सकता था। इसलिए अब उसे इस गुलामी से आजाद होने की जरूरत महसूस हुई। चूंकि वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी मर चुका था, इसलिए अब मोहम्मद गोरी का कोई रिश्तेदार ही कुतुबुद्दीन ऐबक को आजाद कर सकता था। अतः 1208-9 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया, और अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक आजाद हुक्मरान बना और अपने आप को सुल्तान कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसीलिए भारत में उसकी सल्तनत को गुलाम सल्तनत, गुलाम वंश या ममलूक सल्तनत कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां भी कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए क्योंकि वो इतना दरिया दिल इंसान था कि गरीबों में एक साथ लाखों रुपए खैरात कर देता था, और कुरान का इतना शानदार कारी था कि उसकी आवाज में कुरान की आयतें सुनने वाले लोग रो पड़ते थे, इसीलिए उसे कुरान खां भी कहा गया। कई लोग सोचते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर बनवाई थी, जबकि ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनवाई थी, और इसे 1192 की तराइन की जंग की फतह की निशानी के तौर पर बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में कुतुब मीनार आधी ही बन पाई थी। बाद में ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने इसे थोड़ा और बनाया, और आखिर में फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ये एक मस्जिद थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब मोहम्मद गोरी अजमेर से गुजर रहा था, तब उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक मस्जिद बनवाने का हुक्म दिया, मगर ये मस्जिद पूरी ना बन पाई और इसका काम सिर्फ 60 घंटे यानी तकरीबन 2.5 दिन ही चल पाया। इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली सल्तनत 1206 से 1210 तक ही चली। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है, और एक मजबूत मुस्लिम हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में ही खड़ी हो पाई थी। 1210 में चौगान यानी घोड़े पर बैठकर पोलो खेलने जैसा खेल खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाता है और उसकी पसलियां टूट जाती हैं, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक की वही मौत हो जाती है। ऐबक अपना कोई जानशी मुकर्रर नहीं कर पाता है, इसीलिए गुलाम सल्तनत के सरदार मिलकर आराम शाह को अपना सुल्तान चुन लेते हैं, मगर आराम शाह ज्यादा वक्त तक सल्तनत को संभाल नहीं पाता है और सल्तनत के सरदारान उसे हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुलाम कमांडर इल्तुतमिश को अपना सुल्तान चुन लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आराम शाह और फिर इल्तुतमिश की हुक्मरानी पर बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही उसके कई गुलाम, सरदार और उसका बेटा आराम शाह सुल्तान बनने की रेस में कूद पड़ते हैं। आराम शाह को कुछ इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं मानते, मगर कुछ इतिहासकार मानते हैं। गुलाम सल्तनत में 2 जगहें सबसे अहम थी, एक दिल्ली तो दूसरी लाहौर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होती है, तभी गुलाम सल्तनत टूटने लगती है और हुक्मरान अपनी आजादी का ऐलान करने लग जाते हैं। लाहौर के सरदार इस मुसीबत को देख जल्दी आराम शाह को सुल्तान बना देते हैं, मगर ये फैसला दिल्ली के सरदारों को पसंद नहीं आता, क्योंकि आराम शाह अपने नाम के मुताबिक आराम फरोश यानी सुल्तान बनने के लायक नहीं था। इसीलिए दिल्ली के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया और सुल्तान बना दिया। अब ये और बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। सल्तनत 1 और सुल्तान 2। अब एक मियान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती, इसीलिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जंग होती है और इस जंग में इल्तुतमिश जीतता है और आराम शाह मारा जाता है। अब गुलाम सल्तनत इल्तुतमिश के हाथों में थी, मगर जितनी मुसीबतें, जितनी बगावतें इल्तुतमिश के हिस्से में आई थी,
उतनी भारत के किसी सुल्तान के हिस्से में नहीं आई थी। एक तरफ ताजुद्दीन यिल्दिज और नसीरुद्दीन कबाचा इल्तुतमिश की सल्तनत को हथियाने की तैयारी में थे, तो दूसरी तरफ जलालुद्दीन मंगबर्नी के हमले का डर था। उधर मंगोल भारत पर हमले की तैयारियों में जुटे थे, तो बंगाल बिहार की बगावत इल्तुतमिश की परेशानियां बढ़ा रही थी और भारत के हिंदू राजाओं के हमले तो अलग से हो रहे थे। कैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश इन सारी समस्याओं से अकेला ही निपटता है और कैसे भारत पर 25 सालों तक उसकी हुकूमत कायम रहती है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जन्म कब और कहां हुआ था, इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इल्तुतमिश एक अच्छे खासे परिवार में पैदा होता है। इसके पिता इलम खान इलबारी तुर्क जनजाति से थे। इल्तुतमिश बड़ा ही खूबसूरत और ज़हीन लड़का था। इसी खासियत ने उसे गुलामों की दुनिया में धकेल दिया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के भाई उसकी खूबसूरती और जहानत से जलन रखते थे, इसीलिए एक दिन उसके भाइयों ने उसे गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच दिया। ये कहानी हूबहू यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मिलती है, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ के चक्कर में उनको गुलाम बनाकर बेच दिया था। इसके बाद तो इल्तुतमिश कई आकाओं का गुलाम बनता है, कभी कहाँ बिकता है तो कभी कहाँ खरीदा जाता है। आखिर में जलालुद्दीन मोहम्मद नामी व्यापारी, इस नाम से कंफ्यूज मत होना, जलालुद्दीन मोहम्मद एक व्यापारी था, जबकि जलालुद्दीन मंगबर्नी ईरान का बादशाह था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद नामी व्यापारी इल्तुतमिश को खरीद कर गजनी ले आता है। पूरे गजनी शहर में इल्तुतमिश की खूबसूरती और जहानत के चर्चे होने लगते हैं। जब ये खबर मोहम्मद गोरी को मिलती है तो मोहम्मद गोरी फौरन इल्तुतमिश को खरीदने आ जाता है। मोहम्मद गोरी जलालुद्दीन मोहम्मद को इल्तुतमिश के बदले 1000 सोने के सिक्कों की पेशकश करता है, मगर जलालुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश को बेचने से इनकार कर देता है। इसी बात पर मोहम्मद गोरी इतना गुस्सा होता है कि ऐलान कर देता है कि अगर गजनी में किसी ने भी इस गुलाम को खरीदा तो वो अपनी जान गंवा बैठेगा। जलालुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश को लेकर बुखारा चला जाता है और 3 साल बाद वापस लौट कर आता है। इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की नजर इल्तुतमिश पर पड़ जाती है। इतना खूबसूरत और ज़हीन गुलाम देखकर उससे रहा नहीं जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक फौरन मोहम्मद गोरी से गुलाम इल्तुतमिश को खरीदने की परमिशन मांगता है। मोहम्मद गोरी कहता है कि तुम इसे गजनी में तो खरीद नहीं सकते, ऐसा करो इसे दिल्ली ले जाओ और वहीं खरीद लो। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को दिल्ली ले जाकर 1 लाख चांदी के सिक्कों के बदले खरीद लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश की जहानत देखकर पहले ही समझ जाता है कि ये गुलाम आगे चलकर बहुत बड़ी सल्तनत कायम करने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक की परवरिश में इल्तुतमिश एक ज़हीन और निडर हुक्मरान बनकर उभरता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसे बदायूं का सूबेदार बना देता है। सूबेदार मतलब मुख्यमंत्री। बदायूं उस वक्त दिल्ली सल्तनत का सबसे खास इलाका माना जाता था। दोस्तों, इल्तुतमिश की बहादुरी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सन 1205-6 में मोहम्मद गोरी खोखर बगावतियों के खिलाफ जंग करता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश भी अपनी सेना के साथ शामिल होते हैं। इस जंग में इल्तुतमिश अपनी बदायूं टुकड़ी के साथ खोखर सैनिकों पर इतना जबरदस्त हमला करता है कि इल्तुतमिश खोखर सैनिकों को काट काट कर झेलम नदी में फेंकता चला जाता है। इल्तुतमिश की इस बहादुरी को देख मोहम्मद गोरी इतना खुश होता है कि उसे शाही लिबास से सम्मानित करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है कि इस गुलाम का खास ख्याल रखना। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच सुल्तान बनने की जंग होती है। इल्तुतमिश जीतता है और 1211 ईस्वी में ममलूक सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश अपनी बिखरी हुई सल्तनत को संभालने की कोशिश करता है। इतने में गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन यिल्दिज इल्तुतमिश को पैगाम भेजता है कि तुम अब से हमारे अंडर में हुकूमत करोगे, वरना जंग के लिए तैयार रहना। इल्तुतमिश अभी नया नया सुल्तान बना था, पहले ही उसके सामने दुनिया भर की मुसीबतें थी, इसीलिए इल्तुतमिश ने जंग रोकने के लिए और दिखावे के लिए ताजुद्दीन यिल्दिज की पेशकश मान ली। चलिए मैं आपके सामने थोड़ा नक्शा क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे की वीडियो समझने में आसानी हो।
मोहम्मद गोरी की मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 3 गुलामों में बंट जाती है। गजनी का इलाका ताजुद्दीन यिल्दिज के हिस्से में आता है। मुल्तान व सिंध पर नसीरुद्दीन कबाचा हुकूमत करता है और उत्तरी भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सल्तनत बना लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसकी सल्तनत इल्तुतमिश के हाथों में आ जाती है। सब अपनी अपनी सल्तनत संभालने में लगे होते हैं कि अचानक ईरान का बादशाह जलालुद्दीन मंगबरनी गजनी पर हमला कर देता है। ताजुद्दीन यिल्दिज जलालुद्दीन मंगबरनी का सामना नहीं कर पाता है और गजनी से भागकर लाहौर आ पहुंचता है। इस वक्त लाहौर और पंजाब पर नसीरुद्दीन कबाचा की हुकूमत होती है। दरअसल आराम शाह और इल्तुतमिश की जंग के बाद मौका पाकर नसीरुद्दीन कबाचा लाहौर और पंजाब के कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है। ताजुद्दीन यिल्दिज अपनी सेना के साथ गजनी से भागकर लाहौर पहुंचता है और नसीरुद्दीन कबाचा से लाहौर और पंजाब के कुछ इलाके छीन लेता है। ताजुद्दीन यिल्दिज अपनी पावर बढ़ाता हुआ भारत की तरफ दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ता है और हरियाणा के थानेश्वर तक आ पहुंचता है। इस मुसीबत को देख इल्तुतमिश सोचता है कि कहीं ताजुद्दीन यिल्दिज दिल्ली पर भी हमला ना कर दे। इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर हरियाणा के तराइन में पहुंचता है और ताजुद्दीन यिल्दिज के खिलाफ ऐसी जंग करता है कि यिल्दिज संभल नहीं पाता है। दोस्तों, ये वही तराइन का मैदान था जहां मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 के युद्ध में हराया था। इल्तुतमिश ताजुद्दीन यिल्दिज को पकड़कर बदायूं लाता है और मौत के घाट उतार देता है। इस तरह इल्तुतमिश अपने एक ताकतवर दुश्मन को किनारे लगाने में कामयाब रहता है। तराइन की ये जंग 1215-16 ईस्वी में हुई थी। इस जंग के बाद इल्तुतमिश दिल्ली लौट आता है और पीछे से नसीरुद्दीन कबाचा मौका पाकर फिर से लाहौर और पंजाब पर कब्जा कर लेता है। लाहौर पर कब्जा करने के बाद कुबाचा की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो सोचने लगता है कि अब तो मैं दिल्ली सल्तनत को भी फतह कर सकता हूँ और फिर कुबाचा पंजाब की तरफ से भारत में घुसने लगता है। मगर सामने इल्तुतमिश मिल जाता है। इल्तुतमिश कुबाचा को मार पीट कर वापस मुल्तान भगा देता है। इस जंग से कुबाचा इल्तुतमिश से इतना डर जाता है और उसको इतना नुकसान होता है कि वो इल्तुतमिश के साथ अमन मुआहिदा कर लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। क्या होता है जब मंगोल जलालुद्दीन मंगबरनी पर हमला कर देते हैं? फिर कैसे इल्तुतमिश भारत को मंगोलों के हमलों से बचाता है? कैसे इल्तुतमिश भारत के हिंदू राजाओं की बगावतों से निपटता है? क्या होता है जब नसीरुद्दीन कबाचा वापस लौट कर आता है? इल्तुतमिश ने भारत को क्या दिया और क्या था उसकी मौत का राज? ये सब हम हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अगले एपिसोड में देखेंगे। 1227 में जब इल्तुतमिश कबाचा को हराकर वापस मुल्तान भेज देता है तो उसके बाद माहौल शांत होने लगता है। हर तरफ अमन होता है कि अचानक एक बड़ी घटना घट जाती है। 1220 ईस्वी में मंगोल ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी पर अटैक कर देते हैं। ये हमला क्यों होता है? दरअसल चंगेज खान अपने कासिद के साथ जलालुद्दीन मंगबरनी को ये पैगाम भेजता है कि तुम हमारे अंडर में हुकूमत करो, नाम तुम्हारा चलेगा, बस असल हुकूमत हमारी होगी। ये बात जलालुद्दीन मंगबरनी को लग जाती है और वो चंगेज खान के कासिद की गर्दन काटकर वापस चंगेज खान को भेज देता है। ये काम करके जलालुद्दीन मंगबरनी ने मानो अपनी बर्बादी को दावत दे दी थी। चंगेज खान अपने खूंखार सेना लेकर जलालुद्दीन के साम्राज्य पर हमला कर देता है, पूरा शहर जला के राख कर देता है। जलालुद्दीन वहां से जान बचाकर भागता है और पंजाब, जहां पहले जलालुद्दीन मंगबरनी के डर से ताजुद्दीन यिल्दिज भाग कर आया था, अब उसी पंजाब इलाके में खुद जलालुद्दीन मंगबरनी भाग कर आता है। इस वक्त पंजाब के कुछ इलाकों पर खोखरों की हुकूमत थी। ये वही खोखर थे जिससे आखिरी वक्त में मोहम्मद गोरी ने जंग की थी और इन्हीं खोखरों में से किसी ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन मंगबरनी किसी तरह इन खोखरों से साठगांठ करने में कामयाब होता है और कुबाचा से लाहौर और पंजाब के कुछ और इलाके छीन लेता है। मंगोल जलालुद्दीन मंगबरनी को भूखे भेड़ियों की तरह तलाश कर रहे थे। मंगबरनी जानता था कि खोखरों की सेना से मंगोलों से नहीं निपटा जा सकता और ना ही मुल्तान के राजा कुबाचा में इतनी हिम्मत है कि वो मंगोलों से जंग कर ले। बस मंगबरनी की आंखें इल्तुतमिश की ओर घूमी और उसने इल्तुतमिश को पैगाम लिख भेजा कि मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर मंगोलों को हरा देंगे और मुझे दिल्ली सल्तनत में रहने के लिए कोई इलाका दे दो। इल्तुतमिश को मंगबरनी का ये पैगाम मिला ही था कि अचानक उधर से चंगेज खान का भी पैगाम आ जाता है कि अगर तुमने मंगबरनी की मदद की या उसे रहने के लिए जगह दी तो अंजाम भयानक होगा।
इल्तुतमिश फंस जाता है। एक तरफ मंगोल तो दूसरी तरफ जलालुद्दीन मंगबरनी। इल्तुतमिश अक्लमंद हुक्मरान था। उसे पता था कि अगर मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया तो वो यहाँ के शहर उजाड़ देगा, मासूम लोगों को जिंदा जला देगा। इस मुसीबत से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को मदद करने से इनकार कर दिया और अपनी सूझबूझ से भारत को मंगोलों के हमले से बचा लिया। चंगेज खान को जब ये पता चलता है कि जलालुद्दीन मंगबरनी मुल्तान और पंजाब के इलाकों में छुपा है तो चंगेज खान की सेना मुल्तान पर हमला कर देती है और लूट मार करके वापस चली जाती है। यहाँ बेचारे कुबाचा का बैठे बिठाई ही नुकसान हो जाता है और उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। जब माहौल ठंडा होता है तो जलालुद्दीन मंगबरनी 1228 ईस्वी में पंजाब में अपने सेनापति सैफुद्दीन को हुकूमत सौंपकर वापस ख्वारिज़्म चला जाता है। इल्तुतमिश जब इन सब मुसीबतों को निपटाकर थोड़ी चैन की सांसें लेने की कोशिश करता है तो इतने में बंगाल में खिलजियों द्वारा बगावत खड़ी कर दी जाती है। दरअसल मोहम्मद गोरी के दौर में उसका एक सिपह सालार बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को फतह करता है। बाद में जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दान नामी सिपह सालार को बंगाल का सूबेदार बना देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होते ही अली मर्दान अपने आप को आजाद घोषित कर देता है, मगर बख्तियार खिलजी के चाहने वाले सरदार अली मर्दान का कत्ल कर देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अली मर्दान ने ही बख्तियार खिलजी की हत्या करवाई थी। फिर वे सरदार अपने एक आदमी हिसामुद्दीन इवाज को बंगाल का राजा बना देते हैं। इस वक्त इल्तुतमिश ताजुद्दीन यिल्दिज, कुबाचा, खोखरों और मंगोलों से अकेले ही लड़ रहा था। बंगाल की समस्या बढ़ती ही जा रही थी। हिसामुद्दीन इवाज धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के इलाकों को कब्जाने लगता है। हिसामुद्दीन इवाज को सबक सिखाने के लिए इल्तुतमिश सेना लेकर बंगाल की तरफ रवाना होता है, मगर हिसामुद्दीन इवाज बिना जंग के ही हार मान लेता है और सालाना खिराज पर इल्तुतमिश के अधीन होने का वादा करता है। मगर जैसे ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटता है तो हिसामुद्दीन इवाज अपना रंग बदल लेता है और वापस अलग रियासत का ऐलान कर देता है। इस बार 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश अपने सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजता है। नासिरुद्दीन महमूद हिसामुद्दीन को हराकर बंगाल मुसीबत का किस्सा ही खत्म कर देता है। इस तरह नासिरुद्दीन महमूद बंगाल के बिगड़े हुए हालात को सुलझा लेता है। इल्तुतमिश इस जीत से खुश होकर अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल व बिहार का सूबेदार बना देता है। दोस्तों, अब तक आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भारत में हुकूमत करने पर भी इल्तुतमिश की हिंदू राजाओं से भिड़ंत क्यों नहीं हुई। दरअसल हिंदू राजाओं ने पहले तो इल्तुतमिश की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था और चुपचाप अपनी हुकूमत चला रहे थे, मगर जब इल्तुतमिश अपने कई दुश्मनों से निपटने में व्यस्त था तब सन 1225 ईस्वी में कई हिंदू राजा एक साथ बगावत पर उतर आए, मगर इल्तुतमिश के सामने ये बगावतें सांस नहीं ले पाई। इल्तुतमिश ने एक एक कर सभी को अपने अंडर में ले लिया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उस रणथंभोर किले को भी फतह किया जिसे 50 राजा भी कभी फतह नहीं कर पाए थे। इसी बीच 1231 में ग्वालियर के राजा मंगल देव ने मौका पाकर अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग करके आजाद होने का ऐलान कर दिया। इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंचता है और 11 महीनों तक ग्वालियर का घेराव करने के बाद मंगल देव को हरा देता है। मंगल देव ग्वालियर छोड़कर फरार हो जाता है और ग्वालियर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। 1228 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी वापस ख्वारिज़्म में चला जाता है और पंजाब व लाहौर पर अपने नायब शमसुद्दीन को हुकूमत सौंप जाता है। उधर मुल्तान व सिंध पर नसीरुद्दीन कबाचा हुकूमत कर रहा होता है। दोनों ही इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत पर हमला करने की तैयारी में रहते हैं, मगर वो इल्तुतमिश पर हमला करते उससे पहले ही इल्तुतमिश उन पर धावा बोल देता है। इल्तुतमिश का बेटा नासिरुद्दीन महमूद पंजाब व लाहौर पर हमला करके शमसुद्दीन को हटा देता है, जबकि इल्तुतमिश नासिरुद्दीन कबाचा पर हमला करके उसका किस्सा खत्म करता है। इस तरह इल्तुतमिश अपने एक और ताकतवर दुश्मन कबाचा से छुटकारा पा लेता है। दोस्तों, इस वक्त तक इल्तुतमिश ऑफिशियल सुल्तान नहीं बना था। उसकी आजाद हुकूमत जरूर थी, मगर वो इस्लामी दुनिया में सुल्तान नहीं माना जाता था। इसीलिए उस वक्त के अब्बासिद खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम के ओहदे से नवाजा और 1229 में जाकर इल्तुतमिश ऑफिशियल सुल्तान बना।
1229 में अचानक बीमारी की वजह से इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। अपने बेटे की याद में इल्तुतमिश एक मकबरा बनवाता है और इसी मकबरे के साथ ही भारत में सबसे पहला मकबरा बनवाने और मकबरा बनवाने के रिवाज की शुरुआत का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं तब वो अजमेर को अपना घर बना लेते हैं। सन 1235 ईस्वी में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले जाते हैं तो इल्तुतमिश ही वो पहला सुल्तान होता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार या दरगाह बनवाता है। इसके ठीक 1 साल बाद ही इल्तुतमिश लंबी बीमारी के चलते इंतकाल कर जाता है। इल्तुतमिश की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत में उठापटक शुरू हो जाती है। इल्तुतमिश अपनी जगह अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाना चाहता था, मगर 1229 ईस्वी में ही नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। इल्तुतमिश की मौत के बाद उसके 4 बेटे बारी बारी सुल्तान बनते हैं, मगर महल के साजिशी सरदार सबको बारी बारी मौत के घाट उतारते जाते हैं। और फिर 1236 के आखिर में कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक औरत दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। वो औरत थी रजिया सुल्तान। कौन थी रजिया? कैसे उसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया? क्या था उसके नाजायज संबंधों का राज? क्यों और किसने रजिया को मौत के घाट उतार दिया था? क्यों रजिया ने बेपर्दगी को आम किया था? सब जानेंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अगले एपिसोड में। 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मौत हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ी होती है। दिल्ली सल्तनत पर एक औरत रजियातुद्दुनिया व उद्दीन, जिसे हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं, वो हुकूमत करती है। क्या थी रजिया सुल्तान की कहानी? क्या सच में उसने अपने काले गुलाम याकूत से नाजायज संबंध बनाए थे? और फिर क्यों रजिया ने अपने ही दुश्मन अल्तुनिया से शादी कर ली थी? सब जानेंगे, बस गौर से आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, आप वीडियो लाइक नहीं करते, लाइक किया कीजिए। आप ही के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियोस बनाई जाती हैं। रजिया का जन्म सुल्तान इल्तुतमिश के घर 1205 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और रजिया की मां तुर्कान खातून कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। वैसे तो इल्तुतमिश के कई बेटे थे, मगर सब के सब नालायक और अय्याश थे। सुल्तान बनना तो दूर, उनमें सूबेदार बनने तक की सलाहियतें भी नहीं थी। इसीलिए इल्तुतमिश अपने सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को अपना जानशी बनाना चाहता था, मगर 1229 ईस्वी में ही नसीरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। अब इल्तुतमिश पल पल इस सोच में परेशान रहता कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी सल्तनत को कौन संभालेगा। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जबरदस्त तरीके से सिखा दी थी। यहाँ तक कि रजिया अपने पिता इल्तुतमिश के साथ रह रहकर हुक्मरानी कैसे की जाती है वो भी सीख चुकी थी। रजिया भले ही एक औरत थी, मगर वो उस समय के बड़े बड़े मर्द हुक्मरानों के बराबर थी और उसकी इसी खूबी ने उसे दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बना दिया। मगर अपने काले गुलाम से मोहब्बत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1231-32 में इल्तुतमिश ग्वालियर की बगावत खत्म करने निकल जाता है और अपने पीछे रजिया को सल्तनत संभाल जाता है। 1 साल तक रजिया सल्तनत को इतनी कुशलता और महारत से संभालती है कि लोग रजिया को अगली सुल्तान समझने लगते हैं और इल्तुतमिश भी रजिया की काबिलियत को देखकर उसे अपनी जानशी बनाने पर राजी हो जाता है। मगर दिल्ली सल्तनत के 39 तुर्क सरदारों की मंडली ने, जिसे इल्तुतमिश ने खास अपने लिए बनाया था, इल्तुतमिश के इस फैसले का विरोध किया और इल्तुतमिश से कहते हैं कि अभी तो आपके कई बेटे जिंदा हैं, आप उन्हीं में से किसी को सुल्तान बनाइए। रजिया अभी सुल्तान बनने के लायक नहीं है। इल्तुतमिश कहता है, मेरी बेटी रजिया मेरे सारे बेटों से ज्यादा सुल्तान बनने की काबिलियत रखती है। यहीं से इन तुर्क सरदारों और रजिया के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मौत होती है तब तुर्क सरदार रजिया की जगह इल्तुतमिश के एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना देते हैं। फिरोज शाह नालायक और अय्याश सुल्तान था। वो हुक्मरानी करने के लायक नहीं था।
इसीलिए उसकी माँ शाह तुर्कान फिरोज शाह के पीछे से हुक्मरानी करती थी। इन दोनों माँ बेटे की हुक्मरानी ने जनता पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और दोनों ने उन सभी सरदारों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने रजिया को सुल्तान बनाना चाहा था। यही वो वक्त था जब रजिया ने दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनने की कसम खाई और अकेले ही सुल्तान और तुर्क सरदारों से भिड़ गई। एक औरत होने के बावजूद रजिया को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। रजिया में वो सभी गुण थे जो एक मर्द सुल्तान में होते हैं, मगर कुछ बुरे और गलत काम भी रजिया के हाथों से हुए थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुल्तान बनने के कुछ ही महीनों बाद सुल्तान फिरोज शाह कुहराम की एक बगावत खत्म करने निकल गया और पीछे उसकी माँ शाह तुर्कान दिल्ली में रजिया को मारने की साजिश रचने लगी। रजिया इसी मौके की तलाश में थी और फिर रजिया ने अपना काम शुरू किया। जुमे की नमाज के वक्त रजिया अचानक मैदान में आकर सुल्तान फिरोज शाह और उसकी माँ शाह तुर्कान की काली करतूतों की पोल खोलने लगी और अपने सुल्तान होने का दावा करने लगी। ये हालत देखकर सब हैरान हो गए। शाह तुर्कान को कुछ समझ आता उससे पहले ही रजिया का काम बन चुका था। जनता अब सुल्तान फिरोज शाह और उसकी माँ के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जनता ने शाह तुर्कान को मारने के लिए उसके महल पर हमला कर दिया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रजिया में लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कितनी जबरदस्त काबिलियत थी। रजिया ने सेना और कुछ सरदारों की मदद से गद्दी हासिल कर ली और इस तरह रजिया भारत के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। वो तुर्क सरदार जो रजिया के खिलाफ थे उनमें से कई रजिया के साथ मिल गए और कुछ को रजिया ने मरवा दिया। फिरोज शाह जब वापस दिल्ली लौटा तो उसे अच्छा खासा सरप्राइज मिला। रजिया ने फिरोज शाह को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और कुछ वक्त बाद दोनों माँ बेटे को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, आपको इस बात पर जरूर गौर फरमाना चाहिए कि सुल्तान बनने से पहले रजिया एक ठीक ठाक दीनी औरत थी, पर्दा भी करती थी। सुल्तान बनने के बाद भी रजिया जब दरबार में जाती तो भी पर्दा करती। उसके और उसके मर्द दरबारियों के बीच भी एक पर्दा होता जिसके परे से ही वो बातचीत किया करती थी। रजिया के साथ सिर्फ औरतें ही रहती थी, मगर ये माहौल रजिया को रास नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे औरत होने की वजह से सल्तनत पर मेरी दबंगई, मेरा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बस फिर क्या था, रजिया ने इस्लाम की तालीमात को दरकिनार कर बेपर्दगी अपना ली। वो अपने आप को मर्दों जैसा दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने मर्द सुल्तान जैसे कपड़े, लबादा और टोपी पहनना शुरू कर दिया। खुले मुंह वो अब दरबार में मर्दों के सामने जाने लगी। रजिया की इन करतूतों की वजह से आम जनता और सल्तनत के सरदारों में उसके खिलाफ विरोध पनपने लगा था। इसके अलावा रजिया एक सुल्तान होते हुए अपने एक काले गुलाम जलालुद्दीन याकूत से मोहब्बत कर बैठी थी। वो मोहब्बत थी या नाजायज संबंध, पता नहीं। याकूत एक हबसी काला गुलाम था जिसे रजिया ने अपना पर्सनल गुलाम बना लिया। मोहब्बत का खुमार इस कदर चढ़ा कि रजिया ने गुलाम याकूत को अमीर आखुर यानी घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी बना दिया। एक हबसी काले गुलाम का यूं इतने बड़े ओहदे पर फाइज होना तुर्क सरदारों को रास नहीं आ रहा था, जबकि रजिया याकूत पर और ज्यादा मेहरबान होने लगी। रजिया ने याकूत को और बड़ा ओहदा देकर अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड भी रख लिया। जब भी रजिया घोड़े पर बैठती तो याकूत उसे उसकी बगलों से पकड़कर घोड़े पर बैठने में मदद करता। अब रजिया और याकूत हर पल साथ रहने लगे। इतना सब होने के बाद तो रजिया और याकूत के नाजायज संबंधों पर सवाल उठना लाजमी था। तुर्क सरदारों ने इसी मौके का फायदा उठाकर रजिया को बदनाम करके सल्तनत की गद्दी से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा रजिया ने अपने और तुर्क सरदारों के बीच दुश्मनी की एक और खाई खोदकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दरअसल उस वक्त दिल्ली सल्तनत के हर छोटे बड़े ओहदे पर तुर्क जाति के ही लोग फाइज थे, मगर रजिया ने तुर्क सरदारों को हटाकर अलग अलग जाति के लोगों को सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे देना शुरू कर दिया। खासकर अपने गुलाम याकूत को अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया था। तुर्क सरदारों की सत्ता से यूं बेदखली रजिया के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। तुर्क सरदारान एक हो गए और रजिया सुल्तान का तख्ता पलट करने की साजिशें रचने लगे। इन सरदारों में मोहम्मद जुनैदी नामी सरदार ने भी रजिया का विरोध किया था। जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर रह चुका था।
जुनैदी ने अपने साथ कुछ सरदारों को भी मिला लिया, जिनमें बदायूं का सूबेदार मोहम्मद सालारी, मुल्तान का सूबेदार कबीर खान अयाज, हांसी का सूबेदार सैफुद्दीन कूची और लाहौर का सूबेदार अलाउद्दीन जानी थी। इन सब ने मिलकर रजिया को मारने की प्लानिंग बनाई। इन लोगों ने अलग अलग वक्त पर रजिया सुल्तान पर हमला किया, मगर रजिया सुल्तान के सामने टिक नहीं पाए। मोहम्मद सालारी और कबीर खान अयाज ने जंग शुरू होते ही रजिया सुल्तान के सामने घुटने टेक दिए और रजिया के ही साथ जाकर मिल गए। अब ये दोनों रजिया के साथ मिलकर बाकी सरदारों को मारने की प्लानिंग बनाने लगे। सैफुद्दीन कूची और अलाउद्दीन जानी को पकड़कर रजिया ने कत्ल करवा दिया, जबकि मोहम्मद जुनैदी जान बचाकर सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था और वहीं उसकी मौत हुई। इन सरदारों की मौत के बाद तुर्क सरदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए एक आखिरी और खतरनाक साजिश रचते हैं। तुर्क सरदार भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बगावत करने पर आमादा कर लेते हैं। अल्तुनिया 1240 ईस्वी में रजिया के खिलाफ बगावत छेड़कर जंग का ऐलान कर देता है। रजिया सुल्तान को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती है कि ये एक साजिश है और वो इस साजिश का शिकार होने वाली है। रजिया सुल्तान अल्तुनिया से जंग करने निकल पड़ती है। इस जंग में उसका प्रेमी गुलाम याकूत भी उसके साथ होता है। जंग में याकूत मारा जाता है। रजिया याकूत की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने होशो हवास खो बैठती है। रजिया जंग करने की हालत में नहीं रहती और इसी का फायदा उठाकर अल्तुनिया रजिया को पकड़कर अपने महल ले आता है और जिंदान में डाल देता है। जब ये खबर दिल्ली पहुंचती है कि रजिया को अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया है, तो दिल्ली सल्तनत के तुर्क सरदार इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को सुल्तान बना देते हैं। तुर्क सरदारों की साजिश कामयाब होती है। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने अल्तुनिया से कहा था कि अगर तुम रजिया को गद्दी से हटाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें भी दिल्ली सल्तनत में से हिस्सा देंगे, मगर बाद में तुर्क सरदारों ने ऐसा नहीं किया और आपस में ही दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे बांट लिए। राजनीति में ऐसा ही होता है। इधर से जब ये खबर रजिया सुल्तान तक पहुंची कि तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को सुल्तान बना लिया है, तो रजिया और अल्तुनिया एक हो गए। रजिया ने अपनी खूबसूरती से अल्तुनिया को माइल किया या फिर दोनों ने सत्ता के लालच में एक दूसरे से शादी की, क्या हुआ पुख्ता अंदाजा नहीं है, मगर दोनों दुश्मनों ने शादी कर ली और सुल्तान बहराम शाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अल्तुनिया और रजिया की सेना में खोखर, जाट और राजपूत शामिल थे। सितंबर-अक्टूबर 1240 में जंग होती है और बहराम शाह अल्तुनिया और रजिया को हरा देता है। दोनों जान बचाकर जंग से भाग जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि बीच जंगल में हिंदू डाकुओं के एक गिरोह द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा रजिया सुल्तान की मौत पर एक और कहानी मशहूर है। वो ये कि जंग से भागकर रजिया सुल्तान जंगल में थक हार कर एक पेड़ के सहारे सो जाती है। एक गडरिया जब वहाँ से गुजरता है तो रजिया सुल्तान को देखकर उसके पास आ जाता है। चूँकि रजिया मर्दों का लिबास पहना करती थी, इसीलिए पहले तो उस गडरिये को लगा कि ये कोई मर्द है, मगर अचानक रजिया के कीमती जेवरात उस गडरिये को नजर आ जाते हैं और इन जेवरातों के लालच में वो गडरिया रजिया सुल्तान की हत्या करके वहीं दफना देता है। मगर जब वो गडरिया उन जेवरातों को बेचने बाजार जाता है तो जोहरी को उन जेवरातों में से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी मिलती है। वो जोहरी समझ जाता है कि ये चोरी का सामान है और फिर वो सिपाहियों को खबर कर देता है। सिपाही उस गडरिये को पकड़कर उसी जगह ले आते हैं जहां उसने रजिया सुल्तान को दफनाया था और इस तरह रजिया सुल्तान एक गुमनामी की मौत मरते मरते बचती है। रजिया सुल्तान की कब्र आज भी पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मोहल्ला बुलबुली खाने की तंग गलियों में जर्जर हालत में मौजूद है। दोस्तों, रजिया सुल्तान ने अच्छे और बुरे दोनों काम किए। सत्ता के लिए उसने जो गलत कदम उठाए उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता, मगर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया बहादुर और अक्लमंद सुल्तान बनकर उभरी थी। रजिया को इल्म से मोहब्बत थी। उसने कई स्कूल, मदरसे, मस्जिद, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए और दिल्ली को खूबसूरत बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रजिया के बाद बहराम शाह 2 साल तक सुल्तान बना रहा और 1242 ईस्वी में उसी की सेना ने उसकी हत्या कर दी। तुर्क सरदारों ने फिर अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया। ये अलाउद्दीन मसूद उसी फिरोज शाह का बेटा था जिसे रजिया ने मारकर सत्ता हासिल की थी।
1242 से 1246 तक ये नाकारा सुल्तान अलाउद्दीन मसूद दिल्ली सल्तनत पर चिपका रहता है, मगर असल हुकूमत उन तुर्क सरदारों की ही चल रही होती है। इसके बाद 1246 में आया इल्तुतमिश का पोता नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 20 सालों तक भारत पर हुकूमत की और आते ही तुर्क सरदारों की मंडली को सीधा कर दिया। अगले एपिसोड में हम इसी नसीरुद्दीन महमूद की बायोग्राफी कवर करेंगे। एक वक्त था गुलाम प्रथा का, जहां इंसान कोड़ियों से लेकर अशरफियों के दाम खरीदे और बेचे जाते थे। इंसानों की बोलियां लगती थी, गरीब अमीरों के तलवे चाटा करते थे, गुलामों के बाजार सजा करते थे। एक दिन इन्हीं गुलामों के बाजारों में से एक ऐसा गुलाम निकला जो आगे चलकर भारत का सुल्तान बन गया। ये गुलाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन की कहानी इतनी रोचक है कि पूरी वीडियो देखे बिना आप अपनी जगह से नहीं हिल पाओगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 6 में हमने रजिया सुल्तान का इतिहास देखा था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक हुक्मरानी करती हैं, मगर 1240 में तुर्क सरदार उसे हटाकर बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना देते हैं। बहराम शाह तुर्क सरदारों के खिलाफ होने की कोशिश करता है, मगर तुर्क सरदार उसे मरवाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को तख्त पर बैठा देते हैं। सत्ता का नशा कितना नशीला होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बलबन इल्तुतमिश के पोते नासिरुद्दीन महमूद और उसकी मां के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को कत्ल कर देते हैं और तख्त पर सिर्फ 17 साल के नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाकर बैठा दिया जाता है। नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान तो बन जाता है, मगर उसका मन ही नहीं होता है हुकूमत करने का, बल्कि उसकी जगह कोई और शख्स ही सल्तनत को अपने इशारों से चला रहा होता है। कौन था वो शख्स? ध्यान से वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद एक मजबूत दीनी माहौल में पले बड़े होते हैं। दुनिया से ज्यादा वो दीन से लगाव रखते थे। एक सुल्तान होते हुए वो अपनी इबादतों में इस कदर मशगूल रहते कि उनके पास हुक्मरानी करने तक का वक्त नहीं होता था। रातों को उठकर नमाजें पढ़ना, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करना उनकी दिनचर्या थी। एक सुल्तान अगर चाहे तो दुनिया की कीमती से कीमती चीज उसके सामने लाकर रखी जा सकती है, मगर आप हैरान होंगे कि नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती थी जो सुल्तान होकर भी कुरान की नकलें बनाकर और टोपियां सीकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। यहाँ तक कि उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी और वही बीवी घर का सारा काम करती और खाना बनाती थी। उनके यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं था। सोचिए, एक सुल्तान होकर ऐसी जिंदगी जी रहे थे नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों, इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक सल्तनत में तुर्क सरदारों की मंडली का बोलबाला था। जो भी उनके खिलाफ होता, ये मंडली उसे रातों रात रास्ते से हटा देती थी, चाहे वो सुल्तान ही क्यों ना हो। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बहुत नर्म मिजाज के थे। वो नहीं चाहते थे कि सल्तनत में हुकूमत के लिए कोई फसाद हो, इसीलिए उन्होंने सल्तनत की बागडोर इन तुर्क सरदारों को सौंप रखी थी और खुद अल्लाह की इबादत में लगे रहे। इन्हीं तुर्क सरदारों में गयासुद्दीन बलबन नामी एक और तुर्क सरदार था जो इतना तेज और अक्लमंद था कि कुछ ही समय में वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के इतने करीब आ गया कि नासिरुद्दीन महमूद ने उसे अपना नायब मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, उस वक्त जो शख्स नायब के पद पर होता था वो सुल्तान के बाद सल्तनत का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से बलबन की ये नजदीकी तब और बढ़ जाती है जब बलबन अपनी बेटी का निकाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से करवा देता है। बस यहीं से असली पिक्चर शुरू होती है। सुल्तान से बलबन की ये नजदीकियां तुर्क सरदारों को खटकने लगती हैं। सोए हुए तुर्क सरदार वापस जाग उठते हैं। उनको ये अंदाजा हो चुका था कि जरूर बलबन कोई बड़ा काम सरंजाम देने वाला है। बस फिर क्या था, तुर्क सरदारों ने बलबन के खिलाफ एक ऐसी साजिश रची कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद खुद बलबन को सल्तनत से बाहर निकाल फेंकते हैं। आखिर क्या थी वो साजिश, जरूर जानेंगे, मगर उससे पहले हमें बलबन का बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन का जन्म
1210 से 1216 ईस्वी के बीच एक तुर्क कबीले में होता है, जहां बलबन के पिता उस कबीले के सरदार होते हैं। इस कबीले पर मंगोल हमला कर देते हैं और मंगोल बलबन को पकड़कर गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच देते हैं, जहां ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामी शख्स बलबन को खरीद कर दिल्ली ले आते हैं। बलबन की बुद्धि इतनी तेज थी कि देखने वाला हर कोई बलबन को खरीदना चाह रहा था, मगर उस वक्त के सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को खरीद लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश बलबन की होशियारी देखकर उसे अपना निजी नौकर बना लेता है। धीरे धीरे बलबन अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान को इस कदर प्रभावित करता है कि सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को अपने 40 खास तुर्क सरदारों के गिरोह में शामिल कर लेता है। आप अंदाजा लगाइए कि बलबन कैसे एक गुलाम से एक सल्तनत के सुल्तान के करीब पहुंच जाता है। गयासुद्दीन बलबन रजिया सुल्तान के दौर में अमीर शिकार के ओहदे पर पहुंचता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के दौरे हुकूमत में अमीर हाजिब यानी सुल्तान का मैनेजर या सेक्रेटरी बनता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद के जमाने में नायब के पद पर आ पहुंचता है। माने के बलबन सल्तनत में किंग मेकर की भूमिका निभा रहा था। ये सब वो अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करता है, जबकि बाकी के तुर्क सरदार बस तुर्क सरदार ही बने रह जाते हैं। बलबन का यूं बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ना ही बलबन और तुर्क सरदारों में नफरत की आग भड़का रहा था। अब उस खतरनाक साजिश की बात करते हैं जिसकी वजह से नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को सल्तनत से बाहर कर दिया था। असल में जब तुर्क सरदारों को लगने लगा कि बलबन हमसे आगे बढ़ रहा है और अगर ये कहीं सुल्तान बन गया तो हमारी खैर नहीं, इसीलिए तुर्क सरदारों ने बलबन का पत्ता साफ करने की साजिश रची। तुर्क सरदारों में एक सरदार इमामुद्दीन रेहान जो हिंदू से मुसलमान बना था, सभी तुर्क सरदारों को अपने साथ लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को बलबन के खिलाफ भड़का देता है। वो सुल्तान से कहता है कि बलबन आपसे सल्तनत छीनने की साजिश रच रहा है और कभी भी आपकी हत्या कर सकता है। बस सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद उन सरदारों की बातों में आ जाते हैं और बलबन को सल्तनत के हर पद से हटाकर रेहान को नायब का पद दे देता है। तुर्क सरदार खुश हो उठते हैं, मगर बलबन भी कहां हार मानने वाला था। बलबन धीरे धीरे अपनी ताकत मजबूत करता है और कुछ तुर्क सरदारों को अपने साथ मिला लेता है। कुछ ही वक्त बाद बलबन अपनी बेगुनाही साबित करके सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कहता है कि या तो मुझे वापस नायब का ओहदा दो और रेहान को हटाओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद फिर से कोई फसाद ना हो इसलिए रेहान को हटाकर वापस बलबन को अपना नायब मुकर्रर कर लेता है। अब बलबन इतना ताकतवर हो जाता है कि सल्तनत की बागडोर उसके हाथों में आ जाती है और तुर्क सरदार देखते रह जाते हैं। सन 1265-66 में नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। चूंकि नासिरुद्दीन महमूद के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी सल्तनत अब बलबन के हिस्से में आ गिरी। बलबन अब सुल्तान था। तुर्क सरदारों में हाहाकार मच गया कि भागे तो भागे कहां। इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन इतना कठोर नेचर का सुल्तान था कि वो अपने दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी दरबारी को हंसने देता था। हमेशा सीरियस रहता और शराब को तो इस कदर बैन किया कि कोई अगर शराब पी लेता तो कोड़े मार मार कर उसके खाल उधेड़ दी जाती थी। बलबन वैसे तो दीनदार सुल्तान था और वो अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। ये शब्द आपने कई फिल्मों या ड्रामों में सुना होगा। इसका मतलब होता है खुदा की परछाई। यानी बलबन कहता था कि अल्लाह ने मुझे खास तौर पर सुल्तान बनाकर भेजा है और मैं पैगंबरों के बाद दुनिया की सबसे महान हस्ती हूँ। इसके अलावा बलबन ने अपनी सल्तनत में कुछ गैर इस्लामी रीति रिवाज भी चला रखे थे। जैसे बलबन अपने दरबारियों से अपने आगे सिजदा करवाता था, यानी दरबारी सुल्तान बलबन के सम्मान में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान बलबन के आगे सर झुकाते थे। इसके अलावा बलबन ने पायपोस नामी रिवाज भी चलाया हुआ था, जिसमें हर दरबारी सरदार सुल्तान बलबन के पैर के अंगूठे या कपड़े को झुककर चूमते थे, जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा होगा। ये सब गैर इस्लामी रीति रिवाज थे। इसके साथ बलबन ने फारस के नवरोज का त्योहार यानी न्यू ईयर का त्योहार भी अपनी सल्तनत में राइज किया हुआ था। दोस्तों, बलबन सुल्तान तो बन गया, मगर अब उसके सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। एक मंगोल, दूसरा तुर्क सरदार और तीसरे वो मेवाती राजपूत जो मुसलमानों को लूटते और मुस्लिम औरतों की इज्जत पर हाथ डालते थे। दोस्तों, बलबन ने पहले भी मंगोलों के हलाकू खान को धूल चटाई थी,
और सुल्तान बनने के बाद भी मंगोलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बलबन की सल्तनत पर हाथ डाल सके। बलबन के सुल्तान बनने के बाद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा तुर्क सरदार ही थे, क्योंकि अगर बलबन उन्हीं तुर्क सरदारों की मंडली से निकलकर सुल्तान बन सकता है तो बाकी के तुर्क सरदार क्यों पीछे रहेंगे। वो भी मौका पाकर बलबन को खत्म कर सुल्तान बनने की ख्वाहिश रखेंगे। मगर बलबन ने इन तुर्क सरदारों को सर ही नहीं उठाने दिया। बलबन की सल्तनत में मेवाती राजपूत लुटेरों का आतंक सबसे खतरनाक समस्या थी। इनका आतंक इतना विकराल रूप ले चुका था कि ये दिन में भी मुस्लिम काफिलों को लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि जब मुसलमान मर्द जुमे की नमाज पढ़ने में व्यस्त होते तो ये मेवाती राजपूत लुटेरे शहर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं को उठा ले जाते और जंगल में उनका बलात्कार करके बिना कपड़ों के ही छोड़ देते थे। इस समस्या का समाधान सुल्तान बलबन ने खूब महारत से किया। बलबन ने उन सभी ठिकानों को तहस नहस कर दिया जहां ये मेवाती राजपूत लुटेरे रहते थे। एक एक को पकड़कर गर्दनें उड़ा दी गई, खाल खींच ली गई और कुछ ही वक्त में बलबन ने इन मेवातियों का आतंक खत्म कर दिया। दोस्तों, इतिहास में बलबन जैसे सुल्तानों की कम ही मिसालें मिलती हैं। बलबन ने अपने बूढ़े और शहीद सैनिकों को नकदी पेंशन देने की शुरुआत की थी। बलबन की सल्तनत का मजबूत होना उसके जासूसी विभाग पर भी निर्भर करता था। बलबन ने अपनी सल्तनत में जासूसों का ऐसा जाल बिछा रखा था कि सल्तनत की हर छोटी बड़ी खबर या साजिश सीधे बलबन तक पहुंच जाया करती थी। बलबन खुद एक गुलाम हुआ करता था, लिहाजा उसने अपनी सल्तनत में ऐसा डर कायम कर दिया था कि कोई शख्स अपने गुलाम पर जरा भी जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इंसाफ का हर जगह बोलबाला था। सन 1285 ईस्वी में मंगोलों से जंग करते हुए बलबन का सबसे बड़ा और काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद शहीद हो जाता है। अपने बेटे की मौत के दुख ने बलबन को अंदर से खत्म कर दिया था। बलबन का दूसरा बेटा बुगरा खां सल्तनत संभालना ही नहीं चाहता था, वो बंगाल की सूबेदारी में ही खुश था। अतः 1286 ईस्वी में बलबन अपने पोते के खुसरो को सुल्तान बना देता है और 1286 में ही 20 साल की हुकूमत के बाद बलबन की मौत हो जाती है। बलबन की मौत के बाद वो तुर्क सरदार फिर उठ खड़े होते हैं और कैखुसरो को गद्दी से हटाकर बलबन के दूसरे पोते कैकुबाद को गद्दी पर बैठा देते हैं। कैकुबाद शराबी और लड़कियों का आदी होता है। कुछ ही वक्त बाद कैकुबाद को लकवा मार जाता है और फिर तुर्क सरदार कैकुबाद को गद्दी से हटाकर उसके सिर्फ 3 साल के बेटे क्यूमर्स को सुल्तान बना देते हैं। बस ये क्यूमर्स गुलाम सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित होता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 3 साल के सुल्तान क्यूमर्स को कत्ल करके गुलाम सल्तनत का अंत कर देता है और भारत में खिलजी सल्तनत की नींव रखता है। अगले एपिसोड में हम खिलजी सल्तनत शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शुक्रिया।